इंडिया, जिसको हमेशा से नॉन अलाइनमेंट के लिए जानते हैं, अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़े बदलाव से गुजर रहा है। ये बदलाव सिर्फ एक नई दिशा नहीं, बल्कि एक नई सोच को भी दर्शाता है। दिल्ली अब चाइना और रशिया के साथ अपने आप को अलाइन कर रहा है। ये अलाइनमेंट सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी दिखाई दे रहा है। ये शिफ्ट अमेरिका के साथ पहले के करीबी रिश्तों से दूर जाने का इशारा है। पहले जहां इंडिया और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, अब वहां एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी उभर रही है। इस रीअलाइनमेंट के पीछे कई फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स सिर्फ रीजनल नहीं, बल्कि ग्लोबल डायनामिक्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो एशिया का ग्लोबल ग्रोथ के एपिसेंटर के रूप में उभर कर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ने दुनिया भर के देशों को अपनी पॉलिसीज पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऊपर से अमेरिका के एशिया पिवट का नाकामी इंडिया को ऑल्टरनेटिव पार्टनरशिप्स की तरफ धकेल रही है। यह नाकामी सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और मिलिट्री लेवल पर भी दिखाई देती है। और फिर ब्रिक्स में इंडिया का बढ़ता प्रभाव और रशिया के साथ उसका बढ़ता एनर्जी ट्रेड इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को और मजबूत करता है। ब्रिक्स के माध्यम से इंडिया अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को और भी आगे बढ़ा रहा है। ये ऐसे इंडिया के इस डिसीजन के पीछे के रीजंस को एक्सप्लोर करना चाहता है कि वो चाइना और रशिया के साथ अपने रिश्ते क्यों मजबूत कर रहा है और अमेरिका से दूर जा रहा है। ये डिसीजन सिर्फ एक टैक्टिकल मूव नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये इस शिफ्ट से ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पर क्या असर पड़ेगा, उसको भी एग्जामिन करता है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स में ये शिफ्ट एक नई दिशा और नए पॉसिबिलिटीज को जन्म दे रहा है। आने वाले डेकेड्स में इन मेजर पावर्स के साथ इंडिया के बदलते रिश्ते ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो को जरूर रीशेप करेंगे। ये रीशेपिंग सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल पर भी दिखाई देगी। इस रीअलाइनमेंट के ड्राइवर्स और कॉन्सिक्वेंसेस को समझना इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्यूचर ट्रैजेक्टरी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ हमें आने वाले समय में ग्लोबल अलायंसेस और पार्टनरशिप्स के नए रूप को पहचानने में मदद करेगी। 21वीं सदी में हम एशिया को वर्ल्ड के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सेंटर के रूप में दोबारा उठते हुए देख रहे हैं। एशिया का विकास और प्रगति अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन चुका है। इस रीजन में ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। हर तरफ नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बिजनेस वेंचर्स देखने को मिल रहे हैं। ये ग्रोथ ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को बदल रही है। एशिया के नए इकोनॉमिक जोन्स और इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट्स दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि एशिया इकोनॉमिक एक्सपेंशन में दूसरे रीजन से आगे निकल जाएगा। आईएमएफ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रीजन अगले कुछ दिनों में इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा। उनके 2024 ग्रोथ प्रोजेक्शंस से पता चलता है कि एशियन इकोनॉमीज में कितनी ताकत है। ये प्रोजेक्शंस दिखाते हैं कि एशिया का इकोनॉमिक फ्यूचर कितना ब्राइट है। खासकर चाइना और इंडिया ग्लोबल ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स होने वाले हैं। ये दोनों देश अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। ये इकोनॉमिक डायनामिज्म एशियन नेशंस को और भी जियोपॉलिटिकल क्लाउड देता है। एशियन लीडर्स अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी प्रेजेंस को और भी मजबूत कर रहे हैं। इंडिया, जो इस एशियन रिसर्जेंस के बीच में स्थित है, वो ग्लोबल पावर के बढ़ते हुए रुख को पहचानता है। भारत अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को नए तरीके से रीडिफाइन कर रहा है। ये देश इस डायनामिक रीजन में अपनी पोजीशन का भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है। इंडियन बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स मिलकर नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चीना जैसे दूसरे मेजर एशियन पावर्स के साथ पार्टनरशिप करना अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस को भी प्रमोट करते हैं। जैसे जैसे एशिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस करता रहेगा, रीजनल अलायंसेस और पार्टनरशिप्स का महत्व और बढ़ता जाएगा। ये अलायंसेस एशिया को और भी इंटीग्रेटेड और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस बदलती हुई रियलिटी को समझती है। भारत अपने रीजनल और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए कमिटेड है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर
यूनाइटेड स्टेट्स ने एशिया की तरफ एक स्ट्रेटेजिक पिवट का ऐलान किया था। इस पॉलिसी का एम रीजन में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना था। लेकिन ये पिवट अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में काफी हद तक नाकाम रहा है। ये इनकंसिस्टेंसी से भरा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट से हटना इस रीजन में अमेरिकन क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद के अमेरिका फर्स्ट अप्रोच ने एशियन पार्टनर्स को और दूर कर दिया। इंडिया एशिया में अमेरिका के कम होते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में डिपेंड रहने को लेकर वैरी हो गया है। अमेरिकन कमिटमेंट्स की रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगने के कारण दिल्ली को अपने अलायंसेस को डाइवर्सिफाई करने पर मजबूर होना पड़ा है। एशिया पिवट की फेलियर ने रीजनल लीडरशिप में एक वैक्यूम पैदा कर दिया है। चाइना ने इस वैक्यूम को भरने में जल्दी दिखाई है, जिससे इंडिया को ऑल्टरनेटिव पार्टनरशिप्स की और देखने का और भी रीजन मिल गया है। इंडिया ब्रिक्स का एक एक्टिव मेंबर है, जो कि 5 प्रमुख इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप अपने आप में एक यूनिक कोalition है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीडिफाइन कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म ने इंडिया को दूसरे उठते हुए पावर्स के साथ कोलैबोरेट करने का मौका दिया है। ये कोलैबोरेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशंस में भी है, जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। ये देश को ट्रेड से लेकर क्लाइमेट चेंज तक ग्लोबल इश्यूज पर अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म देता है। ब्रिक्स के माध्यम से इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ग्लोबल स्टेज पर इफेक्टिवली आर्टिकुलेट कर सकता है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, इस ग्रुप के बढ़ते हुए फाइनेंशियल क्लाउड को दर्शाता है। ये बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, जो कि मेंबर कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। ये वर्ल्ड बैंक जैसे वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस के डोमिनेंस को चैलेंज करता है। ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स से डेवलपिंग कंट्रीज को एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जो उनके स्पेसिफिक नीड्स और एस्पिरेशंस को एड्रेस करता है। ब्रिक्स में इंडिया की भागीदारी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के प्रति उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। ये कमिटमेंट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी है, जो कि इंडिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को और मजबूत बनाता है। ये ऑर्डरस यूनिपोलैरिटी से हटता है, जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की पहचान है। मल्टीपोलैरिटी का मतलब है कि पावर और इन्फ्लुएंस अब सिर्फ एक या 2 नेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि कई नेशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इस फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया को चाइना और रशिया जैसे नेशंस के साथ कोऑपरेशन की ज्यादा संभावना दिखाई देती है। ये कोऑपरेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, जॉइंट वेंचर्स और म्यूचुअल बेनिफिट्स पर आधारित है, जो कि रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस को प्रमोट करता है। ये नेशंस एक ज्यादा इक्वल और मल्टीपोलर सिस्टम के लिए सेम एस्पिरेशंस शेयर करते हैं। इनका विजन है एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां सभी नेशंस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिस्पेक्ट मिले, और जहां ग्लोबल गवर्नेंस इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव हो। ब्रिक्स अलायंस वेस्टर्न डोमिनेंस के विरुद्ध एक काउंटरवेट का काम करता है। ये अलायंस ग्लोबल पावर डायनामिक्स को बैलेंस करता है और डेवलपिंग कंट्रीज को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्लेटफॉर्म देता है। ब्रिक्स के माध्यम से इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव कर सकता है और अपने ग्लोबल लीडरशिप रोल को और भी प्रबल बना सकता है।